हेलो एवरीवन, VIQ एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। अगर चलिए आज हम लोग क्लास 10th के साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि कल के एग्जाम में आने का चांस है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न बोल रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। अगला प्रश्न बोल रहा है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी होगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 100 सेंटीमीटर। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है तो दोनों अवतल हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है पांचवा नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। छठा नंबर प्रश्न बोल रहा है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका भी 2 हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न बोल रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस में। आठवां नंबर प्रश्न बोल रहा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटे sin r, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस होता है किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है एक उत्तल लेंस। 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है, अवतल लेंस का आवर्धन यानी कि ए में बराबर होता है किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, V बटे U के बराबर होता है। अगला प्रश्न बोल रहा है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, यानी कि फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, R बराबर 2 गुने F, 2F। 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 डायोप्टर। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित हो, यानी कि वस्तु कहाँ पे स्थित होगा कि काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दर्पण तथा उसके फोकस दूरी के बीच। 15 नंबर प्रश्न, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण का 2 नाम होता है, पहला तो अवतल दर्पण ही होता है और दूसरा होता है अभिसारी लेंस, माने कि अभिसारी दर्पण होता है। चलिए अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक एवं छोटा या फिर काल्पनिक एवं आवर्धित या फिर वास्तविक एवं छोटा या फिर वास्तविक एवं आवर्धित? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक एवं छोटा। 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा या फिर इन सभी दर्पण द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण द्वारा। निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा
यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है या फिर काल्पनिक होता है या फिर काल्पनिक वास्तविक दोनों होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक होता है। अगला प्रश्न इसमें बोल रहा है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण से या फिर सब प्रकार के दर्पण से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण से वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है या फिर तिरछा होता है या फिर औधा होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि अवतल दर्पण में या फिर उत्तल दर्पण में, फिर समतल दर्पण में या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि इस तीन में से कौन से दर्पण में आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण में आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण में। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोकसांतर। वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एफ बराबर आर बाई 2 या फिर आर बराबर 2 गुने एफ भी होता है। अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर समतल दर्पण या फिर उपयुक्त तीनों, यानी कि तीनों दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण को। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है क्या, अवतल दर्पण का या फिर उत्तल दर्पण का या फिर समतल दर्पण का या फिर उत्तल अवतल दर्पण का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर होगा अवतल दर्पण का। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, सर्च लाइट की परावर्तक सतह क्या होती है, यानी कि सर्च लाइट की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण होती है। सही ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल दर्पण होती है। 30 नंबर प्रश्न इसका यह प्रश्न बोल रहा है रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, माने कि डॉक्टर रोगियों के नाक, कान, गले को जांच करने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न ये केमिस्ट्री से है, ये देखिएगा जो निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा, यानी कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5, पीएच का मान 5 होगा। अगला प्रश्न ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टमाटर। एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीला। एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया, आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग
परिवर्तित हो चुका है उस जांच प्रणाली में विलयन था, यानी कि कौन सा विलयन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CuSO4। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 × 2 H2O। 37 नंबर प्रश्न बोल रहा है, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी रंग का होता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, सभी अम्ल में पाया जाता है, सभी अम्ल में क्या पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। चलिए यहाँ पर प्रश्न खत्म होता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला वीडियो के लिए आप इंतजार जरूर कीजिएगा।